केन्स टेक्नोलॉजी एक ऐसी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी जिसके शेयर लगभग 4 महीने के अंदर 50% तक क्रैश हो चुके हैं। हाँ, लगभग 4 मंथ्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली 50% तक क्रैश हो चुके हैं। और ये शेयर कोई क्रैश होने वाला नहीं था। मतलब लास्ट के 3 साल के अंदर ऑन एन अप्रोक्स इसने 944% तक का भी रिटर्न दिया है। अगर आप लास्ट के 3 साल भी देख लोगे 944%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1000% तक का इसने रिटर्न दिया है। तो क्या हुआ इस कंपनी के अंदर? अब लोगों का कुछ का कहना है कि अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, कुछ का कहना है कि नहीं है, फंसने लायक चीज है। तो आइए सारी की सारी चीजें अपन डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं कि केन्स टेक्नोलॉजी के साथ क्या चल रहा है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के फंडामेंटल कैसे, टेक्निकल कैसे, प्राइस टारगेट क्या होने वाला है, सब कुछ अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब एक और चीज, जैसे मैंने आपको बोला कि ये लगभग 4 महीने के अंदर 50% टूट चुका है। अक्टूबर 25 से अगर आप देखोगे और अभी की प्राइस देखोगे तो 4 महीने के अंदर 48% टूटा है। पर ये लास्ट के 12 दिन के अंदर 19-20% बढ़ना भी वापस से शुरू हुआ है। अगर आप देखोगे वापस 27 जनवरी 2026 से अभी लेके, तो लगभग लास्ट के 12 दिन के अंदर लगभग ये 20% के अप्रोक्स बढ़ चुका है। तो इस चल क्या रहा है, तो आइए पूरी की पूरी बात अपन डिटेल के अंदर करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई एम क्लेरिफाइंग यू, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस। मैं बस एजुकेशन पर्पस से बता रहा हूं कंपनी के अंदर क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे चल रहा है। दिस इज नॉट ए बाय सेल एडवाइस, मैं बाय या सेल करने की एडवाइस नहीं दे रहा हूं। चलिए आइए अपन अब शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है? देखो, कंपनी जिस सेक्टर में डील करती है ना, जिस बिजनेस के अंदर, वो बिजनेस बहुत अच्छा है। इवन गवर्नमेंट भी उसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, बजट में भी बेनिफिट्स मिले जिसके अपन बात करेंगे। तो जैसे ही कंपनी डील करती है ईएमएस में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कंपनी है, साथ में सेमीकंडक्टर के रिलेटेड कुछ काम करती है, अभी अपन उसकी बात करेंगे। तो ये ईएमएस जितने भी बड़े बड़े हाईटेक डिवाइस होते हैं, जितने भी लाइक आप देख लो जो रॉकेट बनाती है इसरो, हाँ भाई ये भी उनका क्लाइंट है। इसरो में जो रॉकेट बनाए जाते हैं, डिफेंस के जो इक्विपमेंट बनते हैं, मेडिकल की जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है, इलेक्ट्रॉनिक कार बनती है, तो इन सब में कुछ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स चाहिए होती है, इलेक्ट्रॉनिक कुछ सिस्टम बनाना होता है, पूरा का पूरा डिजाइन करना होता है, पूरी चिप्स वगैरह को, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम वगैरह, ये सब कुछ वो करती है। तो कंपनी का बिजनेस बहुत ग्रोइंग है। आप देख लो इसरो, रॉकेट, अभी तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। डिफेंस बहुत ज्यादा जरूरत है इंडिया को, मेडिकल डिवाइस पूरे वर्ल्ड में जरूरत है, ईवी बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड जरूरत है। तो ये कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, मतलब जिस ये सेक्टर में डील करती है, वो बहुत ज्यादा ग्रोइंग है, उसमें तो कोई भी अपन को दो राय नहीं है। और उसके बाद अब मैं बात करता हूं इसका एक सबसे अभी एक नया बिजनेस मॉडल जिसके अंदर कंपनी ज्यादा डाइवर्सिफाई और अच्छे से ध्यान दे रही है। वो क्या करती है, सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए भी वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तो बनाती है। सेमीकंडक्टर चिप्स जितनी भी होती है, जहां पे भी सेमीकंडक्टर लगता है, आपको पता है, चाहे एआई हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, टैबलेट हो, सब जगह सेमीकंडक्टर लगते हैं। सेमीकंडक्टर जो चिप्स होती है वो सब जगह लगते हैं। तो उसको भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी यही बनाती है, केन्स। अब साथ में ये क्या कर रही है, सेमीकंडक्टर के रिलेटेड एक ओसेट का बिजनेस होता है, तो इसकी सब्सिडरी है केन्स की, वो क्या करती है, ओसेट का बिजनेस करती है सेमीकंडक्टर का। मतलब जब सेमीकंडक्टर बन जाता है ना, तो उस सेमीकंडक्टर को बनने के बाद उस चिप की असेंबली एंड टेस्टिंग की, मतलब इंडिया के बाहर लगभग सारे सेमीकंडक्टर बनते हैं। आप ये मान के चलो लगभग चाइना और ताइवान इन जगह बनते हैं, और जापान भी थोड़े बहुत, तो वहां से इंपोर्ट होते हैं, वहां से मतलब इंडिया आते हैं एक बार, और इंडिया के अंदर केन्स टेक्नोलॉजी उसकी असेंबली और टेस्टिंग करती है, फिर वापस से उनको भेज देती है। तो इस बिजनेस के अंदर वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई हो रही है। तो अब इसका जो बिजनेस है ना ईएमएस का और सेमीकंडक्टर के रिलेटेड, इसको गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा प्रमोट करा है। गवर्नमेंट ने बजट 2026 के अंदर अगर आप देखोगे तो सेमीकंडक्टर 2.0 नाम का मिशन अनाउंस करा है, जहां पे गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम और सेमीकंडक्टर है वो इंडिया में बनाओ भाई। चाइना और ताइवान से बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर चुके हो तुम लोग। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने इवन 40,000 करोड़ का फंड भी एलोकेट करा है। और कुछ कस्टम ड्यूटी वगैरह जो भी अपन इंपोर्ट करते थे इनके आइटम, उसमें कस्टम ड्यूटी जो वेव ऑफ थी पहले, उसको एक्सटेंड कर दिया मार्च 28 तक कि कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है। अब कंपनी के अपन फंडामेंटल्स की बात करते हैं। पहले मैं बता दूं कंपनी के फंडामेंटल एसेस ठीक है। जैसे मैं सबसे पहले एनुअल टर्नओवर की बात करता हूं। एनुअल टर्नओवर कंपनी का बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो, ये सारे फिगर करोड़ के अंदर हैं। तो कंपनी का एनुअल टर्नओवर ग्रो चल रहा है। कंपनी का एनुअल प्रॉफिट देखूं तो वो भी बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो चल रहा है। कंपनी की अगर मैं शेयर होल्डिंग देखूं, शेयर होल्डिंग भी बहुत अच्छी है, मतलब प्रमोटर्स के पास अच्छे खासे शेयर है। बाकी के बचे हुए शेयर म्यूचुअल फंड के पास है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है, और अदर डीआई के पास है। मतलब रिटेल के पास बहुत कम शेयर है। तो मैं जब प्रमोटर और म्यूचुअल फंड इनके पास ज्यादा शेयर होते हैं, मतलब कंपनी पे ये लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो ये अच्छी बात है, पॉजिटिव फैक्टर होता है हमेशा। अब उसके बाद मैं बात करता हूं बाकी रिमेनिंग फंडामेंटल। रिटर्न ऑन इक्विटी
9% अच्छा है। पी रेशियो इसका अभी बात करते हैं, डेट टू इक्विटी 0.19, मतलब डेट ना के बराबर है, डेट कंपनी में बहुत कम है। बस एक पी रेशियो एक बार आपको थोड़ा सा देखना चाहिए। पी रेशियो जहाँ पे इंडस्ट्री का पी रेशियो चलता है वो 55 चलता है, वहीं पे इसका पी रेशियो 68 चल रहा है, तो ये एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखें चलना। हालांकि बहुत भी ज्यादा नहीं चल रहा कि 55 से 16 में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, पर नहीं, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है, मतलब अंडर वैल्यूड तो नहीं बोल सकते इस कंपनी को, बस ये चीज आप ध्यान रखें। अब उसके बाद बात करते हैं शेयर की प्राइस फिर करेक्ट क्यों हुई जब सब कुछ सही चल रहा था, तो अब आगे बात करते हैं। पर उसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल याद रख के सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। बेल आइकन नोटिफिकेशन इसलिए प्रेस करने के लिए बोलता हूं ताकि आने वाली वीडियो आपको इंस्टेंटली मिल जाए। अगर आपको लेट मिली तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा उस वीडियो का, शायद वो जो भी फाइनेंशियल मार्केट के लिए लेट मिलेगी तो आपको अगर कुछ एक्शन लेना हो इन केस तो फिर आपको मतलब कोई सेंस नहीं निकलेगा। तो एक बार लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। अब आगे चलते हैं। अब जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो शेयर की प्राइस डिक्रीज क्या हुई, देखो पहले एक रीजन तो मैं आपको नॉर्मल बताता हूं। मैंने कहा शेयर ने लगभग ऑन एन अप्रोक्स 1000% तक का प्रॉफिट दे दिया था 3 साल में। तो भाई जब इतना ज्यादा प्रॉफिट दे देता है कोई तो उसका पी रेशियो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, उसने इतना ज़्यादा प्रॉफिट दिया, मतलब इतनी ज़्यादा उसकी मार्केट प्राइस बढ़ चुकी थी। तो इस वजह से लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दी और लोगों ने थोड़ी बहुत प्राइस जैसे ही गिरी ना तो लोगों ने पैनिक सेलिंग करना शुरू कर दी कि इसको बेचो 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 बेचो, क्योंकि 1000% तक का ये आपको रिटर्न दे चुका है और पी रेशियो भी बहुत ज़्यादा हो गया था। ये एक सब्सिडी रीज़न है, पर इसका सबसे मेन रीज़न है, सबसे मेन रीज़न की बात करते सबसे मेनली क्या हुआ था, सबसे मेन हुआ था कोटक सिक्योरिटी ने कुछ अकाउंटिंग इश्यूज रेस करे थे कोटक सिक्योरिटी ने कि इस कंपनी के अंदर कुछ झोल चपाटा चल रहा है। अब इसने क्या बोला था कोटक सिक्योरिटी ने, कोटक सिक्योरिटी ने बोला कि भाई आपके यहाँ पे जो रिलेटेड पार्टी परचेज है ना, रिलेटेड पार्टी परचेज आप लोगों ने पूरी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं करी, कि आपने कोई चीजें आपकी सब्सिडरी वगैरह से परचेज करी है और उसको डिस्क्लोज नहीं करी। तो वो बोल रहे कि आप सब्सिडरी वगैरह के साथ मिलकर फ्रॉड तो नहीं कर रहे, रिलेटेड पार्टी से कुछ महंगा तो नहीं खरीद रहे, इस तरह के एक रेस करा। साथ में कंपनी ने क्या करा था, केन्स ने कुछ बिजनेस एक्वायर करे थे, कोई नई नई सब्सिडरी एक्वायर करी थी। जो जो बिजनेस को उसने एक्वायर करा था, परचेस करा था, वो पहले लॉस में था, बाद में वो प्रॉफिटेबल बन गया एकदम से 6 महीने के अंदर। तो कोटक सिक्योरिटी बोल रहा है भाई तुम कोई झोल झपाटा कर रहे हो क्या, जो बिजनेस पहले लॉस में चल रहा था तुम्हारे एक्वायर करते ही प्रॉफिट कैसे बन गया। फिर साथ में उसने बोला कि भाई एक एक्सपेंस होता है कुल मिला के डिजाइन कॉस्ट, अब इतना अकाउंटिंग में मत जाओ, कुल मिला के एक एक्सपेंस था कि भाई वो बोल रहे कोटक सिक्योरिटी बोल रही है कि ये एक्सपेंस है, तुमने इसको असेट बुक कर लिया, इंटेंजिबल असेट बुक कर लिया, ये बोला। साथ में कंपनी का वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है, कि कंपनी बिजनेस कर रही है, कंपनी प्रॉफिट में है, पर उसकी उधारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, उधारी उनको उनके डेटर से पैसा नहीं मिल रहा है, रुपए नहीं मिल रहा है, तो वर्किंग कैपिटल उनकी नेगेटिव होती जा रही है, ये कुछ रेस करा। तो अब ये जैसे पॉइंट रेज हुए थे ना, उसके बाद जितने भी इन्वेस्टर थे वो डर गए थे और उन्होंने पैनिक सेलिंग शुरू कर दी और वो ये मार्केट के सेंटीमेंट पूरे खराब हो गए थे। बाद में मैनेजमेंट ने आके एक एक पॉइंट क्लेरिफाई करा कि भाई हम मानते रिलेटेड पार्टी परचेज हमने करी है और हम बस डिस्क्लोज करना भूल गए, ये कोई फ्रॉड नहीं था। मैनेजमेंट ने क्लियर करा कि भाई ये कोई फ्रॉड नहीं था, हमने कोई रिलेटेड पार्टी से परचेज करी थी, हम बस अकाउंटिंग इशू था, अकाउंटिंग एरर था कि हम उसको डिस्क्लोज करना भूल गए थे, कोई भी फ्रॉड नहीं था, ये बोला। साथ में उन्होंने कहा कि हमने जो बिजनेस एक्वायर करे वो प्रॉफिटेबल हो गए, तो ये तो हमारी स्ट्रेटेजी थी, आप आके चेक कर लो, हमारी स्ट्रेटेजी थी, इस वजह से हमने बिजनेस को अच्छे से चलाया। और साथ में एक ये कि हाँ भाई ये इंटेंजिबल असेट ही होगा, ये एक्सपेंस नहीं होगा, मतलब कंपनी सही थी इस जगह कि वो असेट ही होगा, वो कोई एक्सपेंस नहीं होगा, यहां पर कंपनी सही थी। तो मतलब कंपनी ने सब जगह अपने क्लैरिफिकेशन दे दिए कि ये केवल अकाउंटिंग इश्यूज थे, सच कोई बहुत बड़े डरने वाली चीज नहीं थी। बट वो ये कि एक बार कोई नेगेटिव चीज निकल जाती है तो मार्केट के सेंटीमेंट थोड़े उस हिसाब से हो जाते हैं। तो ये मेन इशू सबसे बड़ा ये था, हालांकि सारे पॉइंट मैनेजमेंट ने एक एक करके क्लियर कर दिए थे, पर एक हाँ एक पॉइंट जरूरी है, इसका नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है, जो अभी मैनेजमेंट ने बोला कि हम कुछ टाइम में उसको भी सही कर लेंगे, जितनी भी उधारी है सारी की सारी ले लेंगे, सब सही हो जाएगा। मैनेजमेंट ने ये चीजें क्लेरिफाई कर दी है। अब उसके बाद भी कुछ मेजर रीजन अभी हुए रिसेंटली कि भाई रिसेंटली इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस हुए हैं। तो अब ये क्वार्टरली रिजल्ट ने भी इस कंपनी के ठोक दिए। हुआ क्या है, जो भी Q3 के रिजल्ट अनाउंस हुए उसके अंदर आप देखोगे दिसंबर 25 के रिजल्ट रेवेन्यू, तो इसका रेवेन्यू 949 से कम होकर 849 हो गया, मतलब रेवेन्यू थोड़ा गिर गया है। साथ में इसका प्रॉफिट भी सितंबर 25 में 121 करोड़ था, अभी दिसंबर 25 में 76 करोड़ हो चुका है। हालांकि इतना कम जो आपको दिख रहा है असली में इतना कम नहीं हुआ, वो वन टाइम कुछ अकाउंटिंग इशू थे, मतलब वन टाइम जो लेबर कोड नया आया था, नया वाला लेबर कोड, उसकी वजह से इनको इंपैक्ट पड़ा था, एक वन टाइम एक्सपेंस बुक करा था, कुछ कुछ नॉन एक्सपेंस है, मतलब इतना भी प्रॉफिट कम नहीं हुआ, आप वो टेंशन मत लो, मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। बट हाँ थोड़ा प्रॉफिट तो कम हुआ है। तो कंपनी का
क्वार्टरली रेवेन्यू और प्रॉफिट कमाया, उस वजह से भी इन्वेस्टर को लगा कि यार ये तो दिक्कत वाली चीज हो गई है। तो अब बात करते हैं इस कंपनी का होना क्या है। पर उसके पहले एक और चीज देखो, अब हो पता है एक चीज क्या हो रही है, कंपनी बार बार अपना रेवेन्यू टारगेट मिस कर रही है। जैसे Q3 का मैनेजमेंट ने बोला था कि हम 1300 करोड़ तक का रेवेन्यू अचीव कर लेंगे, मैनेजमेंट ने टारगेट दिया था। पर असली के अंदर ये कितना, अप्रोक्सीमेटली 804 करोड़ ही अचीव कर पाए, इतना ही रेवेन्यू कर पाए हैं। उन्होंने बोला था हम 1300 करोड़ कर लेंगे रेवेन्यू इस बार Q3 में, पर वो 804 करोड़ ही कर पाए। बीच का अप्रोक्सीमेटली जो 500 करोड़ का गेप है ना, उसके अंदर से 300 करोड़ जो मेन गेप है ना, वो 300 करोड़ रेलवे सिस्टम को एक कवच प्रोवाइड करना होता है। तो कवच के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगता है, मतलब रेलवे जो गवर्नमेंट है अपना रेलवे डिपार्टमेंट, वो नई वाली ट्रेन्स के अंदर कुछ कवच सिस्टम लगा रही है, सेफ्टी सिस्टम है। तो उस कवच सिस्टम का ऑर्डर भी इनको मिला था, मतलब उसकी जो ईएमएस चाहिए, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम चाहिए, वो ये सप्लाई करेगी। तो उसके अंदर हुआ ये कि ये 300 करोड़ का उनका ऑर्डर था ना, ये इन्होंने डिले कर दिया। दिक्कत सबसे बड़ी यहां पर हुई है। अभी जो रिसेंट में ये न्यूज़ में आया है, शेयर इस वजह से आया है कि भाई ये 300 करोड़ को जो उनको कवच सिस्टम का ये में सप्लाई करना था रेलवे सेक्टर को, वो उन्होंने अभी तक करा ही नहीं है। तो इस वजह से उनका रेवेन्यू भी पूरा बुक नहीं हुआ। उन्होंने टारगेट 1300 करोड़ का दिया था, हुआ 804 करोड़। अब ये क्यों नहीं इन्होंने सप्लाई करा, तो मैनेजमेंट ने क्लेरिफाई करा कि देखो अभी हमारे पास जो ईएमएस सिस्टम है वो ओल्ड वर्जन है, थोड़े पुराने वाले वर्जन है। हम चाहते हैं कि हम रेलवे सिस्टम को न्यू वाला वर्जन दे और ज्यादा अपडेटेड वर्जन दे, ये ऐसा बोलना चाह रहा है। मतलब ये मैनेजमेंट ने इसका ये क्लेरिफिकेशन दिया है। तो मैनेजमेंट हालांकि ये क्लेरिफिकेशन हालांकि ये दे चुका है, बट वो ये इन्वेस्टर को ये क्लेरिफिकेशन कितना जमता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। तो ये इसकी कहानी है कि भाई मेन अब जो इसका इश्यू चल रहा है, देखो मैं बताता हूं आपको। अकाउंटिंग फियर तो मैनेजमेंट ने क्लेरिफाई कर दिया कि भाई ये वाली चीजें कोई फ्रॉड वगैरह नहीं थी, माना वन टाइम हमारे अकाउंटिंग चीजें थी, वो हमने करेक्ट कर देंगे, हम इसमें कोई दिक्कत हमको नहीं है। तो यहाँ पे तो मैनेजमेंट ने फिर भी प्रॉपर क्लेरिफिकेशन दे दिया। पर उसके बाद जो मेन अब इशू चल रहा है ना कि भाई आप अपना रेवेन्यू टारगेट ही मिस कर रहे हो, आपके पास ऑर्डर्स पड़े, आप उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे। तो इस कंपनी का फ्यूचर आउटलुक क्या, आइए फ्यूचर आउटलुक की बात करते हैं। कंपनी का फ्यूचर आउटलुक देखो सिंपल सिंपल सा है। मैनेजमेंट ने बोल दिया कि सारे अकाउंटिंग इशू केवल एरर थे, कोई फ्रॉड वगैरह नहीं था। साथ में इसके अभी इसका रेवेन्यू कम हुआ है, प्रॉफिट कम हुआ है। मैंने बोला रेवेन्यू भी कम हुआ, प्रॉफिट भी कम हुआ, तो इसके पास पर ऑर्डर्स की कमी नहीं है। इसकी ऑर्डर बुक वैल्यू 9000 करोड़ से भी ऊपर है, 9000 करोड़, 9000 करोड़ के ऊपर भी। मतलब जहां इस कंपनी का एनुअल टर्नओवर आप देखोगे, एनुअल टर्नओवर केवल 2-3 हजार करोड़ का है, वही इसके पास ऑलरेडी ऑर्डर्स पड़े हुए हैं 9000 करोड़ के। तो कंपनी के पास ऑर्डर्स की कमी नहीं है कि कंपनी का फ्यूचर के अंदर भी रेवेन्यू कम होगा, प्रॉफिट कम होगा, नहीं। फ्यूचर इसका ब्राइट हो सकता है, क्योंकि इसको एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी बहुत ज्यादा मिल रहे हैं कि बाहर भी जो ईवी की इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स है, सबको ये सप्लाई कर रहा है। ईएमएस और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रोइंग है, गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, तो इसकी ऑर्डर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसका बिजनेस यू सही है। बट सबसे मेन दिक्कत है भाई तुम एग्जीक्यूट करो चीजों को, ऑर्डर्स तुम्हारे पास पड़े हैं, अब जब तक तुम उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हारी शेयर की प्राइस तो नहीं बढ़ने वाली है। तो अगर कंपनी सही ढंग से इन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने लग जाए, सही तरीके से काम करने लग जाए ना, तो कंपनी का फ्यूचर थोड़ा ब्राइट है। हालांकि मैं देखो बाय सेल एडवाइस नहीं दे रहा हूं, मैं वापस से बता दूं, मैं बस बता रहा हूं एक बार कि क्या इशू चल रहा है कंपनी के अंदर। तो बस जो ऑर्डर्स पड़े उनको एग्जीक्यूट कर दे कंपनी। साथ में मैं एक और बता दूं, जैसे मैंने कहा था कि ये ओसेट बिजनेस के अंदर है सेमीकंडक्टर के, तो सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा चेन होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज बनाई और वो बन गई, नहीं। सेमीकंडक्टर बनता है, चिप होती है, कटिंग होती है, असेंबली होती है, पैकिंग होती है। तो अभी ये सेमीकंडक्टर की केवल असेंबलिंग करता था, अब इसने नया प्लांट डाला है, सनंद प्लांट डाला है, Q4 से ये शुरू हो जाएगा, मतलब Q4 FY26 से ये शुरू हो जाएगा, जिसमें ये अब असेंबली के साथ साथ पैकेजिंग भी करेगा सेमीकंडक्टर की। तो ये बहुत ज्यादा हाई प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस है। इस प्लांट से अभी बहुत ज्यादा होप से लोगों को बहुत ज्यादा आशा है कि ये वाला प्लांट बहुत सही चलने वाला है। बाद में बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर दिया है। पहले इसको एक पीसीबी होता है, इलेक्ट्रॉनिक ईएमएस के बिजनेस के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के बिजनेस के अंदर एक पीसीबी होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। कुल मिला के एक तरह का आप मान लो उनकी एक तरह से रॉ मटेरियल एक ऐसे सप्लाई कर, मतलब कुल मिला के परचेस करते थे, ठीक है, रॉ मटेरियल था। पहले ये लोगों से खुद इकाई से परचेस करते थे ये, अब ये खुद से बनाने लग जाएंगे ये पीसीबी को भी, तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं। तो इन्होंने ये दो नए बिजनेस एक तरह से शुरू करे हैं, पैकेजिंग वाला और ये पीसीबी वाला। इनसे लोगों को बहुत ज्यादा होप है। और भाई एक्सपेक्टेशन ये है कि ये दोनों बिजनेस मिलाकर साल का लगभग 1500 करोड़ हर ईयर एनुअल टर्नओवर इनका इंक्रीज कर देंगे, ये अभी एक्सपेक्टेशन चल रही है। तो अगर ये बिजनेस प्रॉपर्ली चल गए इनके, तो फिर शायद बहुत अच्छा हो सकता है।
तो अब ओवरऑल एक मैं आपको कंक्लूजन की बात करता हूँ, पर देखो कंक्लूजन सिंपल सी बात ऐसा है, कंपनी के बिजनेस में कोई कमी नहीं है, फंडामेंटल में ऐसा कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक ठीक ही चल रहा है, बिजनेस भी अच्छा है, बिजनेस ग्रोइंग मोड पे भी चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। मेन इशू जो कंपनी के है ना, मेन इशू दो है। एक, इसका पी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है अभी। दूसरा कि भाई तुम्हारे पास ऑर्डर पड़े उसको एग्जीक्यूट कर दो तुम, बस वो तुम इतना काम कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा कंपनी का। बस अब मेन ये दो चीज पे अपन को ध्यान देना है। बाकी कंपनी का लॉन्ग टर्म के अंदर अगर कोई है तो लॉन्ग टर्म में मुझे ज्यादा इशू लग नहीं रहा है, शॉर्ट टर्म में तो देखो हार्ट अटैक आते रहते हैं। अब कंपनी के अपनी शेयर की प्राइस टारगेट की बात करते हैं कि प्राइस टारगेट क्या रहने वाला है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने क्या दिया है। बट उसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वही चैनल लाइक कर देना, वीडियो लाइक कर देना, चैनल याद करके सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। तो अपन आगे चलते हैं, इसका प्राइस टारगेट दे देखो, अलग अलग लोग हैं, बहुत सारे एफआईआई ब्रोकरेज उन्होंने टारगेट दिया है। जैफरी ने इसको अभी भी बाय टारगेट दिया है 5940 का इसका न्यू टारगेट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 अनाउंस कर दिया है। प्रभुदास लीलाधर ने 5502 का दिया है, बाय रेटिंग अभी तक रखी है। पहले हालांकि इसका टारगेट 5624 था, अभी 5502 कर दिया है। मोतीलाल ओसवाल ने भाई अभी तक उन्होंने बोला है कि इनकी ऑर्डर बुक वैल्यू बहुत अच्छी स्ट्रांग है, इसलिए हम 5000 का अभी भी टारगेट रखते हैं। फिर ऐसे ही कुछ बाकी के टारगेट्स और भी अवेलेबल है। मॉर्गन स्टैनली अभी इस पे बस एक वो चल रहा है, मॉर्गन स्टैनली और कोटक, ये दो पे चल रहे हैं कि यार ये दोनों भी शेयर को ज़्यादा प्रीफर नहीं कर रहे। बाकी इनका तो अभी भी है कि ऑर्डर बुक वैल्यू अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, सेमीकंडक्टर मिशन गवर्नमेंट ने चलाया तो सब कुछ ठीक ही चलेगा। तो बस ये है, बाकी आपके ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और कोई से शेयर का आपको एनालिसिस चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अपन वो भी ले आएंगे, कुछ भी अगर आपको डाउट वगैरह होगा किसी भी शेयर में। और बाकी याद रख के लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन, मिलते हैं अगले वीडियो में।